उसके दिमाग में तत्काल एक योजना कौंध गई। फिर आपत्तियां आई। उसे अपने परिवार और अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल आया। उसने सोचा कि इस योजना पर अमल करने से उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, परंतु तत्काल निर्णय की आदत के कारण उसने इस आपत्ति को दरकिनार कर दिया और कर्म करने का फैसला किया। उसने सवाल पूछा, क्या तुम यह जानना चाहते हो कि तुम्हारे योग्य दादाजी और मैं पार्टनर कैसे बने, जिस वजह से हम दोनों ही दौलतमंद बन गए? युवक ने उतावलेपन से पूछा। इसके बजाय आप मुझे सीधे सीधे यह क्यों नहीं बता देते कि आपने धन कैसे कमाया? मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं। शाहरुनादा ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए आगे कहा, हम इन जुताई करने वाले लोगों से शुरू करते हैं। तब मैं तुम्हारी ही उम्र का था। मेरे साथ मेगिडो नाम का एक किसान था। इन लोगों को जुताई करते देखकर उसने नाक भौं सिकोड़ी थी और कहा था कि वे लापरवाही से खेत जोत रहे थे। मेगिडो मेरे पास ही जंजीर से बंधा था। उसने कहा, इन आलसी लोगों को देखो, हल पकड़ने वाला गहराई से जोतने की कोशिश नहीं कर रहा है। बैलों को साधने वाले बैलों को सही मार्ग पर नहीं रख पा रहे हैं। इतनी खराब जुताई के बाद वे अच्छी फसल उगाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हादान गुला ने हैरानी से पूछा, आप और मेगिडो जंजीर से बंधे थे? हाँ, हमारी गर्दन पर कांसी के पट्टे थे और हमारे बीच में भारी जंजीर थी। उसके पास में ही भेड़ों का चोर जैबेदो था, जिससे मैं पहले हारून में मिला था। सबसे अंत में जो व्यक्ति था उसे हम समुद्री डाकू कहते थे, क्योंकि उसने हमें अपना नाम नहीं बताया था। हमारे ख्याल से वह जहाजी था, क्योंकि जहाजियों की तरह ही उसके सीने पर भी 2 सांप गुदे हुए थे। जंजीरें इस तरह से बंधी थीं ताकि 4 लोग एक साथ चल सकें। आप गुलाम की तरह जंजीरों में जकड़े हुए थे? हादान गुला ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं कभी गुलाम था? वे अक्सर आपके बारे में बातें करते थे, परंतु उन्होंने कभी इस बात की ओर संकेत नहीं किया। वे ऐसे इंसान थे जिन्हें सबसे गहरे रहस्य पूरे विश्वास के साथ बताए जा सकते थे। मैं तुम पर भी भरोसा कर सकता हूं, है ना? शाहरुनादा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं चुप रहूंगा, परंतु मैं हैरान हूं। मुझे बताएं कि आप गुलाम कैसे बने? शाहरुनादा ने अपने कंधे उचकाए। कोई भी आदमी कभी भी गुलाम बन सकता है। जुए और शराब के कारण मुझ पर यह संकट आया। मैं अपने भाई की गलतियों का शिकार हुआ था। एक झगड़े में उसने अपने मित्र को मार डाला। मेरे पिता यह नहीं चाहते थे कि मेरे भाई पर कानून के मुताबिक मुकदमा चले, इसलिए उन्होंने मुझे कैदी बनाकर मृत व्यक्ति की विधवा के हवाले कर दिया। जब मेरे पिता मुझे मुक्त कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाए, तो उस विधवा ने गुस्से में आकर मुझे गुलामों के व्यापारी के हाथों बेच दिया। हादान गुला ने कहा, कितनी शर्म और अन्याय की बात है, परंतु मुझे बताएं, आप दोबारा कैसे स्वतंत्र हुए? हम उस मुद्दे पर बाद में आएंगे। अभी हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास हमारे वहां से निकलते समय खेत जोतने वालों ने हमारी खिल्ली उड़ाई। एक ने अपना फटेहाल टोप उठाकर और सिर झुकाकर हमारा अभिवादन किया और कहा, सम्राट के अतिथियों, बेबीलोन में आपका स्वागत है। वे शहर की दीवारों पर आपका इंतजार कर रहे हैं, जहां पर दावत का आयोजन किया गया है। दावत में मिट्टी की ईंटें और प्याज का सूप है। इसके साथ ही वे जोर से हंस पड़े। समुद्री डाकू यह सुनते ही आपे से बाहर हो गया और उन्हें गालियां देने लगा। मैंने उससे पूछा, इन लोगों ने यह क्यों कहा कि सम्राट दीवारों पर हमारा इंतजार कर रहे हैं? वह बोला, शहर की दीवारों तक ईंट ढोने वाले अपनी कमर टूटने तक ईंट ढोते रहते हैं। यह भी संभव है कि कमर टूटने से पहले ही सैनिक पिटाई करके उसकी जान ले लें, पर वे मेरी पिटाई नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। फिर मेगिडो बोला, मालिक अपने इच्छुक और मेहनती सेवकों की पिटाई करके उनकी जान क्यों लेते हैं? मालिक अच्छे गुलाम को पसंद करते हैं तथा उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जैबेदी ने टिप्पणी की, मेहनत कौन करता है? ये खेत जोतने वाले समझदार हैं। ये अपनी कमर नहीं तोड़ रहे हैं, ये सिर्फ काम चला रहे हैं। मेगिडो ने विरोध करते हुए कहा, आप काम टालकर प्रगति नहीं कर सकते। अगर आप दिन में
1 हेक्टेयर खेत जोतते हैं तो यह बहुत अच्छा काम है और हर मालिक यह बात जानता है। परंतु अगर आप एक दिन में सिर्फ आधा हेक्टेयर जोतते हैं तो यह काम को टालना है। मैं काम नहीं टालता, मुझे काम करना पसंद है और मुझे अच्छी तरह से काम करना पसंद है, क्योंकि मैंने पाया है कि काम इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है। इसी की बदौलत मुझे अपनी सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं, मेरा खेत, मवेशी और फसल, सब कुछ। जैवेदो ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा, और इस समय वे सारी चीज़ें कहाँ हैं? मुझे लगता है कि आदमी को चालाक बनना चाहिए और बिना मेहनत किए आगे बढ़ना चाहिए। यही बेहतर नीति है। तुम देखना, अगर हमें दीवारों पर काम करने के लिए भेज दिया जाएगा तो मैं पानी का थैला उठाऊंगा या ऐसा ही कोई आसान काम करूंगा, जबकि तुम जो काम करना पसंद करते हो, ईंट ढोकर अपनी कमर तोड़ लोगे। वह मूर्खतापूर्ण अंदाज में हंसा। उस पूरी रात मैं दहशत में था। मैं सो नहीं पाया। मैं गार्ड की रस्सी के करीब खिसक आया। जब बाकी लोग सो गए तो मैंने पहरा देने वाले गार्ड्स गोडोसो का ध्यान आकर्षित किया। वह उन लुटेरे अरबपतियों में से एक था जो आपका पर्स लूटते समय यह सोचते थे कि उसे आपका गला भी काट देना चाहिए। मैंने फुसफुसाकर पूछा, गोडिसो, मुझे बताओ, जब हम बेबीलोन पहुंचेंगे तो क्या हमें दीवारों के काम में लगाने के लिए बेचा जाएगा? उसने सावधानी से पूछा, तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं गिड़गिड़ाया, क्या मुझे समझ में नहीं आता है? मैं जवान हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मैं दीवारों पर काम करते हुए मरना नहीं चाहता। मैं पिटाई से नहीं मरना चाहता। क्या अच्छा मालिक मिलने की कोई संभावना है? उसने धीमे से कहा, मैं बताता हूं। घोड़ोसो को कोई दिक्कत मत दो। अक्सर हम सबसे पहले गुलामों के बाजार में जाते हैं। अब ध्यान से सुनो। जब खरीदार आए तो उनसे कहो कि तुम अच्छे मेहनती इंसान हो और तुम अच्छे मालिक के लिए कड़ी मेहनत करोगे, पूरी कोशिश करोगे ताकि खरीदार तुम्हें खरीद लें। अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो अगले दिन तुम ईंटें उठाओगे, जो बहुत कठोर काम है। उसके जाने के बाद मैं गर्म रेत में लेट गया और सितारों की तरफ देखते हुए काम के बारे में सोचने लगा। मेडिगो ने कहा था कि काम उसका सबसे अच्छा मित्र है। मैं सोचता रहा था, क्या वह मेरा भी सबसे अच्छा मित्र होगा? निश्चित रूप से, अगर वह मुझे इस संकट से बाहर निकाल ले। जब मेडिगो जागा तो मैंने उसके कान में फुसफुसाकर यह अच्छी खबर दी। जब हम बेबीलोन की ओर बढ़ रहे थे तो हमारे लिए यह आशा की इकलौती किरण थी। शाम को हम दीवारों के पास पहुंचे। हमें दिख रहा था कि लोगों की लंबी कतारें काली चोटियों की तरह ऊपर नीचे आ जा रही थी। करीब पहुंचने पर हमें यह देखकर हैरानी हुई कि हजारों लोग काम कर रहे थे। कुछ खंदक में खुदाई कर रहे थे, कुछ मिट्टी की ईंटों में मिट्टी मिला रहे थे। बहुसंख्यक लोग ईंटों को बड़ी बास्केटों में लेकर मैसन्स तक जाने वाली ऊंची पहाड़ियों पर चल रहे थे। ठेकेदार ढीले मजदूरों को गालियां दे रहा था और कतार में न चलने वाले लोगों की पीठ पर चाबुक चला रहा था। थके हुए कमजोर लोग अपनी भारी बास्केट के बोझ से लड़खड़ाकर गिर जाते थे और दोबारा नहीं उठ पाते थे। अगर चाबुक के बावजूद वे उठकर खड़े नहीं होते थे तो उन्हें रास्ते में एक तरफ धकेल दिया जाता था और वहीं पर तड़पता छोड़ दिया जाता था। जल्दी ही उन्हें दूसरे कायरों के पास पहुंचा दिया जाता था, जहां कब्र उनका इंतजार कर रही होती थी। मैंने सोचा, अगर मैं गुलामों के बाजार में नहीं बिकूंगा तो मेरा भी यही हाल होगा। गोडोसो ने सही कहा था। हमें शहर के द्वार से गुलामों की जेल तक ले जाया गया और अगली सुबह हमें बाजार में खड़ा कर दिया गया। मेरे बाकी साथी डरे हुए थे। वे सिर्फ गार्ड के चाबुक की वजह से ही हिलडुल रहे थे ताकि खरीदार उनकी जांच कर सके। मेगिडो और मैं उत्सुकता से हर खरीदार से बातें कर रहे थे, बशर्ते वह हमें ऐसा करने की अनुमति दें। गुलामों के व्यापारी ने राजा के सैनिक बुलवाए, जिन्होंने समुद्री डाकू को जंजीरों से बांधा और जब उसने प्रतिरोध किया तो उसकी क्रूरता से पिटाई की। जब वे उसे पकड़कर ले गए तो मुझे उस पर दया आई। मेगिडो को महसूस हुआ कि हम जल्दी ही एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। जब आसपास कोई खरीदार नहीं था तो उसने मुझसे गंभीरता से बातें की और मुझे बताया कि काम भविष्य में मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा।